हेलो कृषि विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस देवली आपके लिए लेके आया है जेट के 2002 से लेके और 2023 तक जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन, और वो भी आपको मिलेगा चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मानव जनन से रिलेटेड अब तक 2002 से लेके और 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी अपने को देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन मानव जनन के अब तक जो आए हुए क्वेश्चन है जेट में वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है, यानी 2002 में आया हुआ एक क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कौन सी संरचना में होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्षण में, शुक्रवाहिनी में, अंडाशय में, शुक्राशय में। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया है ये क्या होती है, यानी कि शुक्राणु जो बनने की प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो शुक्राणु कौन बनाता है, नर जनन तंत्र के अंतर्गत यह आएगा, और शुक्राणु बनाने वाला जो अंग है वो है वर्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्षण में। दूसरा क्वेश्चन है शुक्राणु की गति के लिए, शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा शरीर के कौन से भाग से प्राप्त होती है। तो जब भी शुक्राणु पड़ा होगा तो वहां शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। ऊपर ही ऊपर होता है, टोपी नुमा भाग होता है, यानी चम्मच जैसा भाग होता है जिसको कहा जाता है शीर्ष या सिर। उसके पीछे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है गिरवा, नेक, और उसके पीछे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है मध्य बॉडी या मध्य खंड, मिडिल पार्ट, और उसके पीछे पीछे होता है वो होता है पूंछ या टेल। तो विशेष ध्यान रखना है, जब भी शुक्राणु की संरचना देखते होंगे तो कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती होगी आपको, जिसमें से एक ऐसी संरचना है, ये हल्की सी गर्दन होती है, इसके जो आगे आगे वाला हिस्सा होता है वो एक उबार नुमा संरचना होती है जिसको तो कहा जाता है एक्रोसोम, और इसके पीछे यहां पर मध्य भाग होता है, और इसके जो पीछे वाला संरचना है वो एक पूंछ जैसी होती है, तो उसको कह रहे हैं पूंछ या टेल। तो यानी कि इस मध्य भाग में मिलता है, यहाँ पर ऐसी संरचना पाई जाती देखी होंगी, इसमें मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमेशा देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो यहाँ क्वेश्चन है शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा शरीर के कौन से भाग से प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलता है, मध्य खंड में। तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य खंड, मिडिल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। देखा होगा कि जो शुक्राणु है वो नर युग्मक होता है, और युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। तो मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो अगुणित संरचना होने के कारण शुक्राणु के अंदर संख्या मिलेगी कितनी, 23। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन में है कौन सा, 23। टोटल संख्या कितनी बता रहे हैं, 23। अब यहां क्या पूछ रहा है, शुक्राणु के अंदर संख्या तो कितनी है गुणसूत्रों की, 23। अपने को बतानी है कौन सी, ऑटोसोम की संख्या। यानी कि जो शुक्राणु गुणसूत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं एलोसोम। ऑटोसोम यानी कि जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और एलोसोम जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ऑटोसोम का मीन्स है XX, और एक होता है एलोसोम जिसके अंतर्गत आता है
एक्स वाई। तो यानी कि ऑटोसोम की संख्या कितनी है, जब भी शुक्राणु में इस 23 को बताया जाएगा तो इसको एक विशेष फॉर्म में लिखा जाता है, वो है 22 प्लस एक्स। एलोसोम में जो दूसरा गुणसूत्र रह गया वो आता है जो लिंग निर्धारण करता है। तो यहाँ ऑटोसोम की संख्या पूछी है तो ऑप्शन में क्या है 22, तो इसका सही आंसर है 22। तो विशेष ध्यान रखना, जो भी युग्मक होते हैं वो हमेशा अगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउपर ग्रंथि उपस्थित होती है, काउपर ग्रंथि किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पहले का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में अलग प्रकार के जंतु सम्मिलित कर रखे थे। अभी फिलहाल जो सिलेबस है उसमें जैसे मेंढक वगैरह नहीं है तो यहाँ मेंढक वगैरह का जिक्र नहीं करना। काउपर ग्रंथि क्या है, मानव के अंदर 3 सहायक ग्रंथियां पाई जाती है नर के अंदर। 3 सहायक ग्रंथियां कौन सी है, एक है शुक्राशय, एक है पुरस्थ ग्रंथि या जिसी को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरे प्रकार की ग्रंथि है जिसका नाम है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल। तो ये 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फिलहाल अभी के लिए अपने को ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि काउपर ग्रंथि किसमें पाई जाती है, मेल या फीमेल में। तो ये मिलती है मेल के अंदर और इसका सही आंसर है चूहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु की पारदर्शी अकोशिकीय बाह्य परत कहलाती है। जब भी अंडाणु की संरचना देखी होगी तो उसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, तो उस झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है उलीमा, दूसरा थीका इंटरना, तीसरा ऑप्शन है जोना पेलुसिडा और चौथा ऑप्शन है थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ अंडाणु की संरचना बना के बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या होता है, जो भी संरचना होती है उसमें एक द्वितीयक ऊसाइट होता है, द्वितीयक ऊसाइट होता है और इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को कहा जाता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और इसके अंदर जो संरचना है वो संरचना कौन सी है, यह है द्वितीयक ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट। और इसके बाहर भी एक पुट्टिकीय कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, इसके चारों तरफ एक पुट्टिकीय कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। तो इसी स्टेज में क्या होता है, अंडाणु रिलीज होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अंडाणु है वो कौन सी अवस्था में रिलीज होता है। तो ध्यान रखना है सेकेंडरी ऊसाइट की अवस्था में, कोरोना रेडिएटा। तो इसका सही आंसर कौन सा है, जोना पेलुसिडा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की स्पाइरल शीथ के निर्माण के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है। यानी जो शुक्राणु का जो आवरण बना हुआ है वो कौन बना रहा है, तो वो बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर इसका माइटोकॉन्ड्रिया। भ्रूण के बाह्य द्रव्य की थैली की बाहरी परत को कहते हैं, तो वो है एमनियन। ध्यान रखना है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के अंतर्गत 2 संरचनाएं पाई जाती है। जब भी अपन डायग्रामेटिक देखना चाहिए इसको तो इसमें ध्यान रखना तुम्हारे को, ये एक विशेष ऐसी संरचना मिलती है और इसमें 2 प्रकार से कोशिकाओं का अरेंजमेंट होता है। एक तो
यहाँ पे कोशिकाएं एक आवरण बना लेती है जिसको कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट, और इसके बीच में कुछ कोशिकाओं का जमाव हो जाता है जिसको कहा जाता है इनर सेल मास। इसी संरचना को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इस बाह्य आवरण को कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट, और जो समूह है इसको कह रहे हैं इनर सेल मास। ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करता है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली जिनमें के नाम हैं एमनियोन, एल्टेनोइन और कोरियोन और विटेलाइन। इनमें से जो भ्रूण के बाहर वाली झिल्ली है वो कौन सी है? एमनियोन। तो इसका सही आंसर है एमनियोन। इसके बाद में क्वेश्चन है 50 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा? यानी कि 50 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है तो उनसे कितने स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का मतलब शुक्राणु, शुक्राणुओं को ही कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ यानी 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो 50 से कितने का हो जाएगा? 50 से 200 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 200। इसके बाद में क्वेश्चन है वृद्धि प्रक्रिया में गेस्टुला अवस्था होती है, यानी जब भ्रूण का विकास चल रहा होता है तो उसमें गेस्टुला अवस्था कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्लास्टोसील को घेरे हुए एक्टोडर्म, ब्लास्टोसील को घेरे हुए एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और आरंगटोन गुहा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और आरंगट्रोन गुहा। यानी कि जो भ्रूण होता है वो विकसित होके एक स्तरीय से 3 स्तरीय में आवरण में बदल जाता है, जिसमें सबसे बाहरी जो परत है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाला आवरण है उसको करें मीजोडर्म और जो अंदर ही अंदर वाला आवरण है उसको करें एंडोडर्म। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियम की रचना किस हार्मोन की क्रिया द्वारा होती है? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ढंग से समझना है। कार्पस ल्यूटियम की रचना किस हार्मोन की क्रिया द्वारा होती है, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम बनवाएगा, यानी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाएगा? तो इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है LH, LH का मीनिंग है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा ऑप्शन है ICH और तीसरा ऑप्शन है FSH और चौथा ऑप्शन है GH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी कि होता क्या है, जब आतरव चक्कर पड़ा होगा तब देखा होगा अपन ने कि जो 14वां दिन आ जाता है उस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो मात्रा है, सांद्रता है, वो बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को कहा जाता है LH सर्ज। जिसके कारण क्या होता है, ग्राफियन जो पुट्टिका है वो फट जाती है और उससे द्वितीयक oocyte रिलीज हो जाता है, और जो बचा हुआ खोल होता है वो क्या बना देता है? कार्पस ल्यूटियम बना देता है। और कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, जो कि गर्भाशय को शिशु के लिए तैयार करने का काम करता है। तो किस हार्मोन की वजह से कार्पस ल्यूटियम बन रहा है? उसका आंसर तो है कौन सा? LH। कार्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन का स्राव करती है? तो उसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदलन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो विदलन प्रक्रिया में
सूत्रीय विभाजन होता है या अर्धसूत्रीय होता है, सूत्रीय व अर्धसूत्रीय होता है। तो विदलन की प्रक्रिया में समसूत्रीय विभाजन होता है, जिसको लिखा हुआ है सूत्रीय विभाजन, यानी माइटोसिस होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, युग्मनज 4 बार विभाजन करके और 16 कोशिकीय प्रकार की संरचना बना लेता है, जिसका अपन ने अभी जिक्र किया था। जो क्या बना देता है, तो ब्लास्टोसिस्ट बना देता है, और उसी से क्या होता है, आगे भ्रूण व भ्रूण की झिल्लियों का निर्माण होता है। एक्रोसोम की रचना किसके द्वारा की जाती है? एक्रोसोम शुक्राणु का हिस्सा है जो शीर्ष के आगे पाया जाता है, और इसका जो निर्माण है वो होता है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी का मुख्य लक्ष्य है। ट्यूबेक्टोमी किसको कहा जाता है? यानी कि जो नसबंदी होती है वो 2 प्रकार की है। यदि मेल के अंदर अपन नसबंदी कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है वासोक्टोमी, और यदि फीमेल के अंदर नसबंदी करवाई जाती है तो उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, जिसके कारण क्या होता है, अंडाणु का तो निर्माण होता है लेकिन निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो यानी कि क्या करते हैं, निषेचन को नियंत्रित करने की प्रक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या दिवस के लिए क्या सही है? यानी जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है या कब बनाया गया है? तो उसका सही आंसर है 11 जुलाई 1995 में। यानी ध्यान रखना अपने को, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डेज, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या है। अभी जस्ट बताया था मैंने पहले, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्राणु जन कोशिकाएं, तो उससे शुक्राणु कितने बनेंगे? 1 से। तो 1 से बनते हैं 4, और वहां पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था 50 से कितने बनेंगे? तो 200। तो 1 से कितने बनते हैं? 4। ट्यूनिका वेजेनिलिस किसमें पाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूनिका वेजेनिलिस किसमें पाई जाती है? तो जब भी वर्षण पढ़ा होगा तो वर्षण एक लगभग अंडाकार संरचना है और जिसके अंतर्गत एक जोड़ी वर्षण लगे हुए रहते हैं। तो इस वर्षण की जो झिल्लियां होती है, जो वर्षण का आवरण होता है, ये 3 परतों से बना हुआ होता है। इसमें 3 आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से जो सबसे बाहरी परत आवरण होता है उसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो वेजाइना जो वर्ड होता है वो फीमेल के लिए उपयोग में लिया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है ट्यूनिका वेजिनेलिस किस में पाया जाता है। तो कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर देंगे, इसको योनिक कर देंगे, क्योंकि वेजाइना किसके लिए ज़्यादा यूज लिया जाता है? फीमेल के लिए। लेकिन ट्यूनिका वेजिनेलिस किसका भाग है तो या किस में पाई जाती थी? यानी यहाँ क्या होगा, वर्षण कोश में। और क्या है तो वर्षण का सबसे बाहरी आवरण, टेस्टिस का सब आउटर मोस्ट जो लेयर है वह है ट्यूनिका वेजिनेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है पुटक कोशिकाओं द्वारा, पित्तक द्वारा या एक्रोसोम द्वारा। तो निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है पुटक कोशिकाओं के द्वारा। जोना पेलुसिडा है एक, यानी कि निम्न में से जो जोना पेलुसिडा है वो क्या है? तो अभी बताया मैंने डायग्राम बना के कि जोना पेलुसिडा क्या है, जो द्वितीयक oocyte है उसके बाहर एक पारदर्शी आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा। तो द्वितीयक अंडक
यानी द्वितीयक oocyte की झिल्ली है जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोसोम निर्माण में से किसके द्वारा होता है? यानी एक्रोसोम का निर्माण कौन सा संरचना करता है? तो पहले भी आया हुआ है, ये एक्रोसोम का निर्माण करता है गोल्जी काई। तो एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुक्राणु को अंडाणु की तरफ आकर्षित करता है, तो वो है गाइनोगेमोन पस्ट। विशेष ध्यान रखना है, जो शुक्राणु होता है ये तो रिलीज करता कौन सा? एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। और अंडाणु रिलीज करता है फर्टिलाइजिन प्रोटीन, जिसके कारण क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसन मुंड की व्युत्पत्ति होती है, तो उसका आंसर है कार्पस कैवनोसस। यानी 3 झिल्लियां पाई जाती है, उनमें से एक क्या कर रही है? सीसन मुंड, यानी कि जो सीसन वाला भाग है उसका आगे वाला जो फूला हुआ भाग होता है उसको कहा जाता है सीसन मुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मादा जनन तंत्र से संबंधित है? कौन सी ग्रंथि मादा जनन तंत्र से संबंधित है? पहले मैंने बताया था कि जो नर जनन तंत्र है उसमें 3 सहायक ग्रंथियां होती है, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। यहाँ पूछा जा रहा है कि मादा जनन ग्रंथि कौन सी है? तो मादा में 2 सहायक जनन ग्रंथियां होती है, जिसमें से एक तो है बार्टोलिन ग्रंथि और एक होती है स्तन ग्रंथि। ये 2 ही फीमेल के अंदर सहायक जनन ग्रंथियों के अंदर सम्मिलित है, तो यहाँ आंसर है बार्टोलिन ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का कौन सा भाग उसके चलन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? यानी कि कौन सा भाग शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है? तो इसका आंसर भी बता चुका हूं मैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो शुक्राणुओं को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? अंतेखंड। क्वेश्चन नंबर 25वां है, जनन सम स्त्री में मासिक धर्म के लगभग कौन से दिन अंडोत्सर्ग होता है? यानी कि ऐसी स्त्री जो संतति उत्पन्न कर सकती है, तो उसके मासिक धर्म में कौन सा दिन होगा तब अंडोत्सर्ग होगा? तो सबसे पहले बताया था मैंने कि 14वें दिन क्या होता है? LH हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जो ग्राफियन पुट्टिका है वो फट जाती है और उससे द्वितीयक oocyte रिलीज कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है 14वें दिन। अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम मुख्यतः श्रावण करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या चीज थी? अंडोत्सर्ग के बाद में जो ग्राफियन पुट्टिका का खोल है वो बदल जाता है एक पीले रंग की संरचना में, जिसको कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि गर्भाशय को तैयार करता है शिशु के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय काई पोलर बॉडी, ध्रुवीय काय का निर्माण किसके बनने के समय होता है? जब भी युग्मक जनन संरचना पड़ी होगी तो उसके दौरान क्या आया होगा कि प्राथमिक जो स्पर्मेटोगोनिया हैं उससे जो एक स्पर्मेटोगोनिया है उससे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो जाता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट क्या करता है? मियोसिस पस्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। जो ध्रुवीय काय बन रही है ये किसके अंतर्गत बन रही है? फीमेल के अंतर्गत। ध्यान रखना है, जो अंड जननी होती है oocyte होती है वो प्राथमिक अंडक का निर्माण करेगी, और प्राथमिक अंडक का निर्माण होने के बाद में क्या होगा? उससे
द्वितीयक अंडक का यानी सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा। और इस सेकेंडरी oocyte के बनने के साथ साथ में क्या बनता है, एक ध्रुवीय काय भी बनता है, एक पोलर बॉडी का निर्माण भी होता है। और ये द्वितीयक oocyte की अवस्था में ही क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और निषेचन से जस्ट पहले मियोसिस सेकेंड पूरा होता है, तब जाके इसमें से क्या होता है, द्वितीय अंडाणु रिलीज होता है और ध्रुवीय काय एक और बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, नर हार्मोन है, इनमें से नर हार्मोन कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम। तो नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादाओं में गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से क्या जारी रहता है, यानी कि जब फीमेल गर्भावस्था में है उस समय भी कौन सी क्रिया कंटिन्यू रहती है, अंडोत्सर्ग ये नहीं होता है, रजोधर्म यानी कि रुक जाता है यदि गर्भावस्था में, एस्ट्रोजन का स्राव और ग्राफियन फॉलिकल का परिपक्वन तो ये भी नहीं होता है। तो इसमें क्या आंसर है, एस्ट्रोजन का जो स्राव है वो केवल गर्भावस्था है तो भी चलता रहता है। तो सही आंसर है एस्ट्रोजन का स्राव। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अभी बताया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। और जो अंडाशय के अंदर पुट्टक है वो भी क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में 12 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट एवं 12 द्वितीयक oocyte द्वारा कितने शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा। तो यहां विशेष ध्यान रखना अपने को, एक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु। और एक oocyte से कितने बनते हैं, एक ही अंडाणु बनता है। तो यहां संख्या होगी 12 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से। तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, 4। तो द्वितीयक से कितने बनेंगे, यानी कि 2 प्राथमिक से बन रहे हैं, 2 द्वितीयक से बन रहे हैं, यानी कि 12 से 24 तो यहां बन जाएंगे शुक्राणु और 12 से 12 बन जाएंगे अंडाणु। तो 24 और 12 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव के मादा जनन तंत्र में अनुपस्थित होती है। कौन सी संरचना है जो मादा जनन तंत्र में नहीं पाई जाती है, तो एपिडिडीमिस यानी अधिवर्षण। अधिवर्षण किस में देखने को मिलता है, अधिवर्षण पाया जाता है नर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक स्राव को शारीरिकतः निष्क्रिय कर देने वाली समयावधि तथा परिणाम स्वरूप गर्भधारण काल की समाप्ति को कहा जाता है। तो पढ़ा होगा, जब आतर्व चक्र पढ़ा है तो प्रथम बार जो रस स्राव की प्रक्रिया हो रही है तो उसको तो कहा जाता है रजोदर्शन, और जब अंतिम बार होता है तो उसको कहा जाता है रजो निवर्ती, मेनोपॉज। तो इसका सही आंसर क्या है, रजो निवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति होती है शुक्राणु कोशिकाओं के द्वारा, ग्राफियन कोशिकाओं के द्वारा, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा और यकृत कोशिकाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर है अंतराली या लेडिंग सेल, अंतराली या लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निषेचन में किस एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण है? यहाँ विशेष ध्यान रखना है, निषेचन के समय कौन से एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निषेचन के समय बताया था कि जो शुक्राणु होता है वो तो एंटी फर्टिलाइजन रिलीज करता है, और जो अंडाणु होता है वो फर्टिलाइजन रिलीज करता है, जिससे दोनों नजदीक आते हैं। उसके बाद में जो शुक्राणु का जो एक्रोसोम भाग होता है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, या तो स्पर्म लाइसिन या हाइल्यूरोनिडेज, जिसी के कारण क्या होता है, जो अंडाणु है उनकी कोशिकाएं जो झिल्ली है वो गल जाती है। तो यहाँ सही आंसर क्या है, हाइल्यूरोनिडेज। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों में शुक्र जनन नियंत्रित रहता है, यानी स्तनधारी होते हैं वहां शुक्र जनन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर है एफएसएच द्वारा, या एलएच द्वारा, या एफएसएच तथा प्रोलैक्टिन द्वारा, जीएच तथा प्रोलैक्टिन के द्वारा। तो किसके द्वारा रहता है? एफएसएच हार्मोन के द्वारा। एक्रोसोम का निर्माण होता है, 3-4 बार आ चुका है ये, गोल्जी बॉडी के द्वारा, या जिसको अपन कह सकते हैं गोल्जी काई। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है, जो लीडिंग सेल्स है वो कहाँ पाई जाती है? तो जब भी अंडाशय की आंतरिक संरचना देखते हो, यानी कि जब किसी अंडाशय को काट के देखते हो तो उसकी संरचना में क्या दिखाई देता है, एक ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसमें वर्षण पालियां होती है लगभग 250, और इन वर्षण पालियों के अंदर क्या चीज होती है, 1 से लेके और 3 तक अति कुंडलित नलिकाएं होती है। इनके अंदर 1 से लेके और 3 की संख्या में यहाँ पे अति कुंडलित नलिकाएं होती है, जिनको कहा जाता है शुक्र जनक नलिकाएं, और इनके बीच की जो जगह होती है उसको कहा जाता है अंतराली क्षेत्र, और वहीं पे जो कोशिकाएं मिलती है उनको कहा जाता है लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं। तो कहाँ मिलेगी? वर्षण के अंदर। मनुष्य में निषेचन होता है, तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, मूत्र मार्ग में, डिंब में। तो यानी डिंब वाहिनी के अंतर्गत निषेचन होता है, यानी अंडवाहिनियों में। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है? पहले भी आ चुका है, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं, तो सबसे पहले ये बताया था प्रोस्टेट, काउपर और शुक्राशय, तीनों नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के पश्चात निर्मित स्रावी संरचना है, यानी कि ओव्यूलेशन के पश्चात जो ग्राफियन पुट्टिका का जो आवरण बचा हुआ था वो एक पीले रंग की संरचना का विकास कर लेता है, जिसको कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। तो इसका सही आंसर है कार्पस ल्यूटियम, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस में। नारी के जीवन काल में लगभग अंडों की मोचित संख्या है वो है 400, यानी कि जो फीमेल है उसका जन्म होने से पहले उसमें लगभग 2 मिलियन अंड जननी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और किशोरावस्था आते आते उनकी संख्या 60 से 80 हजार तक रह जाती है प्रत्येक अंडाशय में, और उनमें से भी केवल 400 ही जो अंड जननी है वो ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंच पाती है। तो ध्यान रखना कितनी? 400। स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले होता है स्पर्मेटोसाइट, इससे क्या बनेगा? प्राथमिक सबसे पहले तो है सबसे पहले चीज है शुक्राणु, यानी स्पर्मेटोगोनिया, शुक्र
जन कोशिका। इसमें से बनेगा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा द्वितीयक, फिर इससे बनेगा स्पर्मेटिड, और फिर इससे बनेगा शुक्राणु। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी यहाँ से यहाँ की प्रक्रिया, इसको क्या करें, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें शुक्राणु जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, स्पर्मेटिड से। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण आवरण को निम्न में सहायता करता है। तो भ्रूण का आवरण किस में मदद करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा देने के लिए। जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है, यानी कि एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु निषेचित करता है, ये विशेष ध्यान रखना है। और जो शुक्राणु प्रवेश कर लेता है वो निषेचन करके और एक कला झिल्ली बना देता है, वो झिल्ली क्या कर देती है, अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देती है। तो इसका सही आंसर है निषेचन कला के निर्माण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती है। कितनी बार बता दिया कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो है, अंडाशय से अंडा उपरोक्त में से किस अवस्था में मुक्त किया जाता है। डायग्राम बना के बताया था मैंने कि द्वितीयक oocyte की अवस्था में, यानी कि जो 14वें दिन अंडोत्सर्ग की घटना होती है वो उस समय क्या रिलीज होता है, द्वितीयक oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो किस अवस्था में होता है, सेकेंडरी oocyte की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन निम्न में होता है। पहले बता दिया डिंबवाही नलिका में, इसी को अंडवाहिनी नलिका, फैलोपियन नलिका, निषेचन नलिका, ओविडक्ट, ये सभी इसी के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफी पुत्रक का शेष भाग निम्न परिवर्तित हो जाता है। कम से कम 5 से 7 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का भेदन कर अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए द्वारा स्रावित एंजाइम है। मैंने 2 नाम बोले थे, या तो स्पर्म लाइसिन या हाइल्यूरोनिडेज। तो यहाँ कौन सा एंजाइम है, हाइल्यूरोनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र में नर लिंग हार्मोन के स्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो विशेष ध्यान रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी कि एफएसएच हार्मोन के द्वारा। इसको क्या बोल रहे हैं, एफएसएच, ग्रोथ जीएच और एलएच। तो जब किशोरा अवस्था आ जाती है तब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, यानी जब किशोरा अवस्था होती है उस समय हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जाके काम करता है अग्र पीयूष ग्रंथि के ऊपर, और इस ग्रंथि को 2 हार्मोन यानी 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, एफएसएच और एलएच। इनमें से एफएसएच जाता है नर जर्म कोशिका के पास में और उससे शुक्राणु बनाने के लिए प्रेरित करता है। एलएच जाता है कहाँ पर, लीडिंग कोशिकाओं के पास में, और उनको नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर है
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन है? फिर से आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, निषेचन निम्न प्रक्रिया है, यानी कि निषेचन के अंतर्गत क्या होता है? तो एक ही जाति के दो युग्मकों का क्या होता है? इसमें संलयन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी जंतुओं में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। फिर से वही है, फैलोपियन ट्यूब में, निषेचन नलिका में सर्टोली कोशिकाओं का महत्व क्या है? तो मैंने पहले भी जिक्र किया है, सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है? जो नर जर्म कोशिकाएं हैं उनको पोषण देने का काम करती है। तो इसका आंसर है पोषण में। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है। तो मध्य में क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, उस गर्दन वाले हिस्से में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से अभी तक अपन ने जो 2002 से लेके और 2023 तक जो मानव जनन से संबंधित क्वेश्चंस आए हुए जेट में, उनका विश्लेषण किया है। और आपको आगे ऐसे ही जो 2002 से और 2023 तक जेट के डिफरेंट टॉपिक्स चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका एक साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो लक्ष्य क्लासेज को आप देखते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो जो कंटेंट है उसको सही तरीके से चेक कर सके कि कौन से चैप्टर में से और किस गहराई से और कितने क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। और यदि स्टूडेंट्स जिसने अभी तक कहीं भी जेट की कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, तो वो लक्ष्य क्लासेज को आके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी टाइम बच रहा है। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो 14 तारीख से पहले जेट का फॉर्म भर दे। धन्यवाद।